दोस्तों, इस वक्त हमारे भारत देश के अंदर वक्फ बोर्ड कानून को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। विवाद भी छिड़ा हुआ है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर एक क्यूआर कोड भी घूम रहा है। क्या है इस क्यूआर कोड का मामला और क्यूआर कोड के जरिए आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। सारी चीजें आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। वीडियो अगर आप लोग आखिर तक देखेंगे तो इस कानून से जुड़ी छोटी से छोटी बात आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आपको बताता हूं कि आखिर ये वक्फ क्या है। वक्फ क्या? आज भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिनको वक्फ के बारे में पूरी मालूमात है ही नहीं। बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। दोस्तों, आपने सुना होगा कि फला शख्स अपनी मौत से पहले वसीयत कर गए कि हम ये जमीन कब्रिस्तान के नाम कर रहे हैं। मेरी इस जमीन को मस्जिद के नाम कर दिया जाए या किसी मदरसे के नाम कर दिया जाए या किसी और धार्मिक काम में लगा दिया जाए। आपने सुना होगा ऐसा बहुत सारे लोगों के मुंह से। जब कोई मुसलमान अपनी मौत से पहले कुछ इस तरह की वसीयत कर देता है तो उसकी मौत के फौरन बाद वो चीज, जमीन हो, मकान हो या कोई भी चीज हो, वो चीज डायरेक्ट वक्फ बोर्ड के पास चली जाती है। उस जमीन का, उस मकान का या जो भी चीज दान करने की वसीयत की थी वो डायरेक्ट वक्फ बोर्ड के पास चली जाती है। उस शख्स के परिवार वालों का उस पर कोई भी हक नहीं रहता है। नहीं। और उस जमीन का, उस चीज का मालिक अल्लाह हो जाता है। मुसलमान अपनी किसी भी चीज को वक्फ करता है तो उसका मालिक अल्लाह हो जाता है। क्योंकि मुसलमान अल्लाह की खातिर ही, अल्लाह की रजा की खातिर ही अपनी उस चीज को धार्मिक काम के लिए दान करता है। इसके अलावा जीते जी भी अगर कोई मुसलमान चाहता है कि वो अपनी इस चीज को वक्फ कर दे तो उम्र 18 साल होनी चाहिए। 18 साल का कोई भी मुसलमान अपनी किसी भी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। जैसे ही वो वक्फ करेगा वो डायरेक्ट वक्फ बोर्ड के पास चली जाएगी और उसका मालिक फिर अल्लाह हो जाएगा। मिसाल के तौर पर किसी मुसलमान के पास 4 बड़े बड़े खेत हैं लेकिन उसकी कोई औलाद भी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे मुसलमान होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार मैं इसका कुछ कर तो पा नहीं रहा हूं, मेरे इतने खर्चे भी नहीं हैं, क्यों ना अल्लाह की रजा के लिए एक प्लॉट को वक्फ कर दिया जाए, मदरसे को दे दिया जाए, कब्रिस्तान के लिए दे दिया जाए। तो वो उस जगह को, एक प्लॉट को वक्फ कर देता है और फिर उसका मालिक अल्लाह हो जाता है। मुसलमान वक्फ इस नियत से करता है कि हम ये अल्लाह के लिए दान कर रहे हैं, इसका हमें सवाब मिलेगा। देश भर के अंदर जितने भी कब्रिस्तान हैं, जितनी भी दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, वो ज्यादातर वक्फ की जमीन पर ही बनी हुई हैं। पूरे भारत के अंदर 30 स्थापित वक्फ संगठन हैं। हम अपनी संपत्ति को इन्हीं को वक्फ कर सकते हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग संगठन हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सीधी बात यह है कि अगर कोई मुसलमान अपनी संपत्ति को वक्फ करना चाहता है तो वो डायरेक्ट वक्फ बोर्ड को दे सकता है और वो फौरन जमीन वक्फ बोर्ड के अंडर में आ जाती है और उसका मालिक अल्लाह हो जाता है। लेकिन अब जो ये बिल लेकर आ रही है सरकार, इस वक्फ बोर्ड कानून में इस बिल के जरिए कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। 8 अगस्त 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया। जैसे ही यह विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, इस विधेयक में जो चेंजेस किए गए हैं उनके बारे में जब लोकसभा में बात हुई तो विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, कांग्रेस, जेडीयू, इन सभी ने इस बिल का विरोध करना शुरू कर दिया और इसको मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश बताया। मुसलमानों की संपत्तियों पर सरकार कब्जा करना चाहती है, इस तरह का इस बिल को बताया। आखिर इस नए विधेयक में ऐसे कौन से कानून सरकार लेकर आई है जिसकी वजह से इतना ज्यादा विरोध हुआ? लोकसभा में जब इस बिल का बहुत ज्यादा विरोध हुआ तो उसके बाद सरकार ने इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जब यह बिल पहुंच गया तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 13 सितंबर तक लोगों से इस पर अपनी राय मांगी। क्या यह कानून देश में पास होना चाहिए? इस कानून को लेकर आपकी क्या राय है? ईमेल के जरिए आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी राय भेज सकते हैं, बता सकते हैं। इसी ईमेल को लेकर एक क्यूआर कोड चल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस क्यूआर कोड को लॉन्च किया गया और मुसलमानों से अपील की गई कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ईमेल भेजें। जितने ज्यादा मुसलमान ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इस बिल के खिलाफ मेल करेंगे उतना ही ज्यादा यह बिल कमजोर पड़ेगा और फिर देश के अंदर इस बिल को सरकार लागू नहीं कर पाएगी। इसीलिए इस क्यूआर कोड को लॉन्च किया गया। क्यूआर कोड लॉन्च क्यों किया गया? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस क्यूआर कोड को इसलिए लॉन्च किया क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं
जो ईमेल नहीं भेज पाते हैं। नहीं। ईमेल में क्या कुछ लिखना है उनको पता ही नहीं था। इसीलिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद एक ऑटो जनरेटेड ईमेल भी आपके पास आ जाएगा। आपको बस क्लिक करके उसको सेंड कर देना है। कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसको लेकर एक स्कैम भी आपके साथ हो सकता है। ध्यान से अभी आगे सुनिएगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर इस बिल में सरकार ने कौन कौन से बदलाव किए हैं, कौन कौन सी शक्तियां छीनी हैं वक्फ बोर्ड की। दोस्तों, दो तरह के क्यूआर कोड सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। एक क्यूआर कोड ऐसा है जिसको स्कैन करने पर आपके पास कुछ इस तरह का लिखा हुआ आता है, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में। हिंदी में आपको बता देता हूं, जहां लिखा होता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति केवल अंग्रेजी या हिंदी में जनता से प्रतिक्रिया चाहती है। यह विधेयक इस्लामी कानून और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए। अभी कार्रवाई करें और 3 सरल क्लिप के साथ वक्फ संशोधन विधेयक को खारिज करें। धन्यवाद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और बाकी नीचे मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। ये नीचे जो नीली लाइन दिखाई दे रही है, ओपन जीमेल, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जो भी जीमेल आईडी है वो खुलकर सामने आ जाएगी। आपके मोबाइल में जैसे ही जीमेल खुलेगा, आपको वहां पर पहले से ही लिखा हुआ एक ईमेल नजर आएगा। इंग्लिश में लिखा होगा, इसका मैं हिंदी आपको बता देता हूं। आदरणीय महोदय महोदया, भारत के नागरिक के रूप में मुझे भारत के संविधान द्वारा इस्लाम और इस्लामी कानून में अपनी धार्मिक आस्था और विश्वास का पालन करने के अधिकार की गारंटी दी गई है। प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में भारत के एक जिम्मेदार मुस्लिम नागरिक के रूप में मैंने संसदीय चर्चाओं के साथ साथ ऑनलाइन उपलब्ध आधिकारिक संस्करण से नए खंडों को ध्यान से पढ़ा और समझा है। इस्लाम में वक्फ के बुनियादी सिद्धांतों पर गहन विचार के बाद मेरा मानना है कि सभी नई धाराएं इस्लामी वक्फ व्यवस्था के मूल्यों और भावना के खिलाफ हैं। इसलिए मैं भारत सरकार के दृढ़ता पूर्वक अपील और सुझाव देता हूं कि वो इस विधेयक को किसी भी रूप में कानून के रूप में ना अपनाएं। नीचे आपका नाम लिख जाएगा, जो भी आपका नाम होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये क्यूआर कोड जो जनरेट किया गया है उसमें ईमेल पहले से ही लिख कर दिया गया है ताकि मुसलमानों को आसानी हो जाए ईमेल भेजने में, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान ऐसे भी हैं जिनको ईमेल भेजना आता ही नहीं है, क्या कुछ लिखना है वो आता ही नहीं था। इसलिए उनकी सहूलत के लिए इस क्यूआर कोड को जनरेट किया गया है। आप अगर चाहें तो अपनी पास से भी कुछ बातें लिख सकते हैं। ये जो ईमेल पहले से आपको दिखाई देगा स्कैन करने के बाद, इसको डिलीट करके आप चाहें तो अपनी तरफ से भी कुछ बातें उसमें लिख सकते हैं। ये हो गया पूरा मामला इस क्यूआर कोड से जुड़ा हुआ। अब स्कैम क्या हो सकता है? देखिए, आपको मालूम ही है कि इस वक्त कैसे कैसे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। ये क्यूआर कोड हर ग्रुप में घूम रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में जा रहा है, अनपढ़ आदमी के पास भी जा रहा है और पढ़े लिखों के पास भी जा रहा है, सभी के पास जा रहा है। लोग इसको स्कैन कर रहे हैं, लोग इसको वक्फ बोर्ड का क्यूआर कोड समझकर स्कैन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो स्कैमर्स हैं वो अपना स्कैम कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड की आड़ में कोई ऐसा क्यूआर कोड वो सोशल मीडिया पर छोड़ सकते हैं जिसके जरिए स्कैन करने पर आपका पूरा मोबाइल हैक हो सकता है, आपके बैंक खातों की डिटेल भी जा सकती है। तो इस क्यूआर कोड को बहुत ध्यान से स्कैन करें। अगर आपको किसी ऐसे शख्स ने क्यूआर कोड भेजा है जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो, तभी आप स्कैन करके ईमेल आगे भेजें, वरना हर किसी क्यूआर कोड को स्कैन ना करें। नहीं, स्कैम हो सकता है आपके साथ, जरूर हो सकता है। एक और बहुत सरल तरीका आपको बता देता हूं। अगर आपको ईमेल भेजना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल रहा हूं, और जो कमेंट बॉक्स है इस वीडियो का, वहां पर पहला कमेंट पिन किया हुआ है, वहां पर लिंक है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपका ईमेल खुल जाएगा। वहां पर आप नाम डालें और उसको सेंड कर दें। क्यूआर कोड से भी ज्यादा आसान तरीका मैं आपको दे रहा हूं। क्यूआर कोड तो स्कैन करना पड़ता है, और आजकल बहुत सारे लोगों के मोबाइल में स्कैनर होता भी नहीं है। आईफोन में तो होता है, लेकिन बहुत सारे एंड्रॉइड में स्कैनर होता ही नहीं है। थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है, उससे स्कैन करना होगा। इसलिए आप लिंक के जरिए डायरेक्ट ईमेल भेज सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आखिर इस बिल को रिजेक्ट करने की बात क्यों की जा रही है? आखिर सरकार इसमें कौन से बदलाव कर रही है? दरअसल 1995 में भी इस कानून में संशोधन किया गया था। 1995 में जो संशोधन हुआ था उस कानून में भी अब 40 संशोधन किए जा रहे हैं। सरकार बहुत सारे
इस कानून के भागों को हटाना चाहती है। मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। दरअसल सरकार का यह कहना है कि इस कानून में पारदर्शिता लाने की जरूरत है। किसने संपत्ति को किस नजरिए से वक्फ किया है, जिस संपत्ति को वक्फ किया गया, क्या वाकई में वो संपत्ति उस मुसलमान की थी या सरकारी संपत्ति थी। सरकार इसकी जांच कराने के लिए एक अधिकारी भी रखेगी। वो अधिकारी वहां पर पहुंचकर जांच करेगा कि ये संपत्ति सरकार की है या वक्फ की है। अगर कोई शख्स वक्फ की हुई जमीन पर यह दावा करने लगे कि यह जमीन वक्फ की नहीं है, सरकारी जमीन है, तो उसकी जांच की जाएगी। अधिकारी जांच करेगा, उसके बाद ही वो फैसला लेगा कि यह वक्फ की जमीन है या नहीं है। एक और संशोधन यह हो रहा है कि अभी तक इस वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम ही काम करते थे। जितने भी इसके अधिकारी हैं संगठन के, वो सारे के सारे मुस्लिम हैं, लेकिन अब इस संगठन में नॉन मुस्लिम्स भी शामिल हो सकते हैं। हो सकता है। यह कानून अगर पास हो जाता है तो इसमें अब जो अधिकारी होंगे वो नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं। साथ ही साथ हर बोर्ड में महिलाओं को भी एंट्री देने की बात की गई है कि महिलाओं की भी इस बोर्ड में जगह रखी जाए, वो भी इस बोर्ड में काम करें। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि वक्फ बोर्ड और तमाम इस्लामिक संगठनों का कहना है कि सरकार ये जो कानून लेकर आ रही है, ये पास हो जाता है तो उसके बाद जितनी भी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं वो सरकार अपने अंडर में ले लेगी। जहां चाहेगी उसको सरकारी जमीन कहकर सरकार उस संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेगी। देश भर के अंदर जितने भी कब्रिस्तान हैं, जितने भी मस्जिदें हैं, ज्यादा से ज्यादा वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर ही बनी हुई हैं। तो ये है पूरा मामला वक्फ बोर्ड कानून से जुड़ा हुआ। उम्मीद करता हूं जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।